हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो आप सब यार? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चलो, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना। आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ये क्लास मेरी जुबानी। ओके, और आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है कैपेसिटर का, क्योंकि इसमें लास्ट का जो कांसेप्ट है वो जल्दी से मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। होप सो आपने मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा पूरे कैपेसिटर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, एक्चुअली पूरे कंप्लीटली जो भी हमने कंसेप्ट सीखे उनका यूज करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे सॉल्व कर रहे होंगे और सारे फंडे आपने अपने क्लियर किए होंगे। और देखो यार, सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको परफेक्शन लाके देगी। यस यस एंड यस। तो सर आज क्या बात करने वाले? आज बात करने वाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो मैंने आपको बताया था इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कभी इसके रिजल्ट पूछ ले जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन से तो क्या ही आएंगे डायरेक्ट, बट इसका रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आए तब भी हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जल्दी से मैं रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, नीट और जेईई मेन के वास्ते। और जो लास्ट का आज का एक टॉपिक इसमें मैं कवर करूंगा, एक कंसेप्ट कवर करूंगा, केवल मेंस के एग्जाम में आता है, आईआईटी मेंस के एग्जाम में, आईआईटी में और मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, बट फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके दो तीन जो इंपॉर्टेंट वाले केस हैं, जो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, इंटीग्रेशन टाइप एंड ऑल, तो वो मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और पूरे कॉन्सेप्ट हमने यहां पे कंसिडर कर लिया। उसके बाद लास्ट लेक्चर क्या होगा सर? उसमें पीवाईक्यूज, वो मैंने आपको बता रखा है। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट लेक्चर आपको पीवाईक्यूज का जरूर दूंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे लिए। बाकी तो आप कर भी लेंगे ना यार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के होने वाले, जो थोड़े टिपिकल कंसेप्चुअल होने वाले, वो सारे मैं खुद ही डिस्कस करूंगा। उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और जैसे कि आपको बताया कि +2 भाई जान है आपके एग्जाम की और आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और इजी भी होते हैं, मॉडरेट लेवल तक होते हैं, आप इजिली उनको क्रैक कर सकते हो, बना सकते हो। स्टार्ट करें, कम ऑन। तो अब हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। देखो भाई, सबसे पहले एक बेसिक आइडिया आपको मैं इसके बारे में देने वाला हूं कि स्फेरिकल कैपेसिटर आप क्यों, और लास्ट में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, लास्ट में हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, और इसको बनाएंगे कैसे, आप इसका यूज कैसे करते हो आप। ठीक है, कम ऑन। तो वो बोलता है कि भाई कैपेसिटर बनाना है, और हम सबको पता है जो कैपेसिटर होता है उसको बनाने के लिए 2 कंडक्टर्स चाहिए। ठीक है, ओके मैन, 2 कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है, बिल्कुल क्लियर है। एक पे प्लस चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तभी तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहां पे सारा फील्ड बाउंड हो जाता है। अगर फील्ड बाउंड नहीं है, वो स्प्रेड कर रहा है, उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कैपेसिटर बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। अगर आइसोलेटेड का मतलब जिसमें एक सिंगल कंडक्टिंग सरफेस हो, केवल सिंगल कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसके पास चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी तो होगी ही ना, इसलिए इसको कैपेसिटर बोल दिया है। लेकिन वो हम यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमें उससे बेनिफिट होगा नहीं होगा, वो डिफरेंट इशू होते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब समझना भाई, लेट्स सी गाइस, मेरे पास केवल एक कंडक्टर है।
ठीक है, एक ही कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया मैंने आपके पास यहाँ पे, और इसकी जो रेडियस है कंडक्टिंग स्फीयर की वो r है, और इसको मैंने चार्ज दिया, इसको चार्ज कर देते हैं। तो एक ही सरफेस है, इसको हमने चार्ज दे दिया है, चार्ज सप्लाई किया इस पे प्लस क्यू, ठीक है, हमने चार्ज दे दिया। अब आपको पता है कि यार सर हमें क्या करना होगा, हमें तो भाई कैपेसिटेंस चाहिए इसकी, है ना, कैपेसिटर है ये और स्फेरिकल है और वो भी आइसोलेटेड है, सिंगल है ये, और हमें पता है दो कंडक्टर होने चाहिए भाई, हमारे पास दो सरफेस होने चाहिए, एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज, यहाँ तो दो है ही नहीं। तो पता है क्या करते हैं हम इसके लिए, ठीक है, कि भाई ये कितनी कैपेसिटी रखता है। देखो हमें पता है अगर कैपेसिटेंस निकालना होता है तो Q बाई V होता है, और ध्यान से समझेंगे आप, देखो इसी जब एप्लीकेशन आप फॉर्मूले का करते हो तो उसी से पता चल जाता है कि इतना आपने चार्ज सप्लाई करा है, ये कर दिया जी। V इज नॉट पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर, जिनका यूज करके आप कैपेसिटर बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो यार सर यहाँ पे तो एक ही है, लेट्स सी इसका जो पोटेंशियल है वो V प्लस हो गया भाई, वो हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि स्फेयर के सरफेस पे सारा चार्ज है और उसका पोटेंशियल निकाला जा सकता है KQ बाई R से। याद करो इसके हर पॉइंट पे जो सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और उसके अंदर भी सेम होता है, क्लियर। तो इसका तो चलो पता है, लेकिन भाई चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये होगा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से। तो यार देखो ये तो चलो हमने निकाल लिया, ये कहां से लेके आए सर, ये तो है ही नहीं, या तो दूसरा सरफेस है ही नहीं। यस, तो जब आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की जाती है तो दूसरा सरफेस हम कहीं दूर इन्फिनिटी पे कहीं अज्यूम कर लेते हैं। इमेजिन करो बहुत दूर कहीं पे, और बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी, कम ऑन। तो इसके सेंटर से मान लो कहीं पे एक सरफेस है, इसके चारों ओर होगा जिसने इसको घेर रखा होगा, समझ गए, और उस सरफेस पे कहीं नेगेटिव चार्ज है, ऐसे मान लेते हैं। कितनी दूर सर, इसकी जो डिस्टेंस होगी ये बहुत दूर होगी, तो इसकी डिस्टेंस होगी इनफाइनाइट, और इस पे हमने मान लिया नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इमेजिन कर लो ना, ठीक है, इमेजिन कर लो ना यार, ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं दूर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मान के जब हम करेंगे और इन्फिनिटी डिस्टेंस होगी और इसमें माइनस का चार्ज होगा और इससे बहुत दूर की वो बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप बना सकते हो। तो उस कंडीशन में बनाएंगे सर यार बहुत दूर की बात कर रहे हो आप, तो वो तो बहुत दूर है और यहां से बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, और चूंकि इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये यहां पे नहीं रहने वाला, ठीक है, ये वाला पोटेंशियल यहां पे नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहां पे इमेजिन कर रहे हो कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, इन्फिनिटी को एज्यूम करके एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने मान लिया है। लेकिन यार एक जो लॉजिकल चीज है ना उसको देखो, इससे जो फील्ड निकल रहा है वो बाहर निकल रहा है और वो कहीं भी स्टोर नहीं हो पा रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है, सारा फील्ड इसका आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए बाउंडेड फील्ड तो नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से दिस इज नॉट बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हमें तो एक ऐसा रीजन बनाना होता है कि उसी के बीच में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाए, और ये तो देखो दूर तक जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसके पास और कोई चार्ज नहीं है तो ये दूर तक जा रहा होगा, हमने इसको स्टोर नहीं कर सकते, बहुत दूर तक जा रहा है, खुल्लम खुल्ला है ये, समझ रहे हो, खुल्लम खुल्ला है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने क्या करना है कि यहां पे जब आप पोटेंशियल आप पुट करोगे तो बस इस सरफेस का ही पोटेंशियल बचा आपके पास, दैट इज Q बाई V की वैल्यू आप पुट कर दोगे, KQ बाई R, और ये R जाएगा ऊपर, सो C को आप लिख सकते हो R इंटू Q, और Q से तो Q कैंसिल नहीं हो गया, तो R बाई आपके पास बचेगा K, एंड दिस इज हियर वी गो। तो यहां पे आप देखो R K की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ओ यस, ठीक है ना। तो C की जो वैल्यू बची है आपके पास, C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मतलब ऐसा कोई भी कैपेसिटर, ऐसा कोई भी कंडक्टर जो स्फेरिकल शेप में होगा, जो सिंगल होगा, उसकी कैपेसिटेंस ये होती है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब इस टाइप के कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसकी रेडियस उसके साइज पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा लोगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी बना देगा, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, एनर्जी को। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और ये पूरी वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी रिजल्ट का, इसी कंसेप्ट का यूज करके आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, हमारी जो अर्थ है उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। R की वैल्यू पुट कर दो और इस पूरे की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आएगी 711 माइक्रो फैराड के आसपास, आप देख सकते हो।
ये वैल्यू 711 है और माइक्रो में है 10⁻⁻6, मतलब अर्थ इतनी बड़ी है उसके बावजूद भी इसकी कैपेसिटेंस देखो कितनी कम है, 10⁻⁻6 में है। 711 को भूल जाओ, 10⁻⁻6 है, इसके साथ 0.000711 फैराड। सोचो इतना बड़ा साइज बनाने का फायदा ही क्या है, उसको हम रख ही नहीं पाएंगे कहीं पे, है ना, उसको हम रख ही नहीं पाएंगे। तो और इतना बड़ा साइज बनाने के बाद भी उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी देखो कितनी कम है, माइक्रो में है। दैट्स वाई जितने भी कैपेसिटर होते हैं हम माइक्रोफैराड में यूज करते हैं मोस्टली, और 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हैं, ना कि इसके कंपैरेटिवली। भाई इतना बड़ा कैपेसिटर का साइज कैसे बना देंगे आप, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपने ले लिया है कि यार अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर है, मतलब एक कंडक्टर है, तो उसकी ये कैपेसिटेंस होती है। बट हमने तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जा रहा है इसको स्टोर करना है, हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर कह सके, जिसका फील्ड कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में स्टोर हो रहा होगा और जिसका हम यूज भी कर सके, जो यूजेबल हो, जिससे हमें कुछ फायदा भी हो। ये तो वेस्ट एनर्जी है एक तरीके से, देखो दूर तक जा रहा है, वेस्ट एनर्जी है। हाँ कैपेसिटेंस तो है उसके पास, नो डाउट, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटेंस तो होगी, बट वेस्ट हो रही है वो एनर्जी कहीं ना कहीं, समझ पा रहे हो। अब चलते हैं बैक टू द पेविलियन। दो कैपेसिटर यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो एक तो मैंने यहाँ पे करना है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बस इतनी सी ही बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। देन इट्स आगे जो मैंने आपसे बोला है कि मैं जो जेईई मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे मतलब उसी से आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, वो टिपिकल सा एक बढ़िया सा एक कंसेप्ट वहां पे डिस्कस करने वाला। ओके सो हियर वी गो। अब एक ऐसा अरेंजमेंट हमने बनाना है, ठीक है, जो एक कैपेसिटर नजर आए जिसमें दो कंडक्टर ऑलरेडी हो, ठीक है। तो चलो कम ऑन, तो हम यहां बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो भाई बनाते हैं। तो एक मैंने ये वाला ले लिया जिसकी जो एक कंडक्टर ये ले लिया, कंडक्टिंग सरफेस जो है आपका स्फेरिकल, जिसकी रेडियस कुछ मान लो आप ए मान लो, ठीक है। और इसके बाहर मतलब एक और स्फीयर रख दिया, एक सेल मान के आप चलेंगे इसको, ठीक है, स्फेरिकल सेल आप मान के चलेंगे। इसकी जो रेडियस है वो क्या है सर, बी है। इस पे हमने कोई चार्ज दे दिया, अंदर वाले पे कुछ चार्ज दे दो, ठीक है। हम एक ऐसा रीजन बनाना चाहते हैं जहां पे सारा फील्ड कहीं ना कहीं हमें बाउंडेड फॉर्म में नजर आने वाला है, ठीक है। तो इस पे हमने चार्ज दिया +Q, अच्छी बात है सर, बढ़िया है सर। और इसकी वजह से इसके इंटरनल सरफेस पर जो चार्ज होगा, आप ध्यान से समझना, इसकी वजह से इंटरनल सरफेस पे चार्ज होगा -Q, और यही चार्ज बाहर इंड्यूस होके आ जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज करना है हमने +Q। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अंदर वाले को मैंने चार्ज दिया, इसको चार्ज सपोज करो नहीं दिया है, तो ये चार्ज इसका बाहर आ जाएगा, इसके इंटरनल सरफेस पे इंड्यूस हो जाता है ना, मैंने कंसेप्ट बताया था। तो यही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके इंटरनल सरफेस पे और यही इसके बाहर आ जाएगा प्लस होके, देखो प्लस हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंदर से जो फील्ड आएगा वो तो चलो प्लस से निकल के माइनस तक चला गया, ये देख लो आप, ये देख लो, प्लस से निकल के माइनस जा रहा है, यस। तो ये कंडक्टर को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, इससे तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो एक चीज समझ में आ रही है कि भाई इतने से रीजन में फील्ड क्रिएट हो गया, देख लो इतने से रीजन में फील्ड क्रिएट हो गया। आप बोलोगे सर इसके बाहर भी तो है, हाँ इसके बाहर भी है यार, ये तो पंगा हो जाएगा यार, ये फील्ड बाहर निकल के जा रहा है और ये तो पूरे मतलब ऐसे फ्री में बट रहा है, मतलब पूरे रीजन में फैल गया है। तो हम नहीं चाहते कि ये फ्री में बटे, हम नहीं चाहते बाहर वाला, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो पता है क्या करेंगे हम ये करेंगे इसको रोकने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में ही सारा फील्ड बाउंड हो जाए, और उस अरेंजमेंट से जो हमें फायदा होने वाला है, कैपेसिटर होगा जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इसके चारों ओर जो फील्ड बाहर जा रहा है इसको रोकना है, तो बाहर वाले सरफेस की अर्थिंग कर दो, मचा देंगे। जैसे आपने बाहर वाले सरफेस की अर्थिंग करी वैसे ही ये सारा चार्ज आउटर सरफेस का हो जाएगा खत्म, अर्थिंग करने की वजह से, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस का, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस का, इसको आप सरफेस 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो सरफेस 2 का पोटेंशियल हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसको हटा सकते हैं आप, इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, बाहर वाला सारा फील्ड अब आप हटा सकते हैं, ओके क्लियर है। तो एक ऐसा अरेंजमेंट आपके पास बन के यहां पे तैयार हो गया। आप देख सकते हो कि सारा फील्ड अंदर वाले सरफेस से निकल के इसके इंटरनल तक ही बाउंड हो जाएगा और इसी में सारा का सारा फील्ड है और ये स्टोर कर लिया जाएगा। अब आपको नजारा नजर आ रहा होगा कि हाँ सर एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में सारा फील्ड है यहाँ पे। तो इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तब होता है जब सिंगल हो, दो डबल हो गए ना, यहाँ एक प्लस और एक माइनस, कुल। अब हम कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं कैसे सर, देखो C इक्वल टू आपको पता है Q बाई V, और V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे
प्लस वाले की वजह से, माइनस वाले की वजह से, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे प्लस पे कितना टोटल पोटेंशियल है दोनों चार्ज की वजह से, यहां पे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी नॉट प्लस, पहले वाले के सरफेस पे कितना है, क्योंकि ये हाई है, देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, और प्लस दूसरे वाले पे कितना है, क्योंकि हमें तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कैलकुलेट करना है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, एक मिनट, ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैसे निकालोगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालने के लिए इस पे कितना पोटेंशियल है पहले पे माइनस, इस वाले दूसरे पे कितना पोटेंशियल है। अब देखो दूसरे को तो आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो इसका पोटेंशियल तो हो जाएगा जीरो, नो प्रॉब्लम, जीरो हो जाता है ना, जिस भी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो अब बचा सर एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट, यानी इसके सरफेस पे नेट पोटेंशियल क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे सर, देखो पहले वाले के सरफेस पे नेट पोटेंशियल, तो उसका खुद का चार्ज भी है, उसकी वजह से ले लेंगे, तो खुद की वजह से होगा के क्यू बाई उसकी रेडियस है ए, है ना। इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल, एज वेल एज इसके पास जो सरफेस है उस पे चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा। और ये चार्ज इसके सेंटर से कितने बाहर है, कितने जो उसकी रेडियस है यानी बी, यानी ये आउटसाइड चार्ज है, तो बी डिस्टेंस अवे है, तो प्लस हम लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू, ठीक है, क्योंकि चार्ज प्लस है तो प्लस लेंगे, पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं तो माइनस है तो माइनस लेंगे, और इसके सेंटर से कितनी दूर है ये बी डिस्टेंस अवे, क्योंकि आउटर वाले की रेडियस बी है, तो यहां बी लिख देंगे, तो भाई वी आगे यहां पुट कर दो, तो सी आ जाएगा आपका क्यू ओवर दिस इज के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। नाउ क्यू कॉमन आके आप दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं, और यहां से आपका सी आ जाने वाला है, के कॉमन ले लो आप, देखो के ले लो यहां से कॉमन, अंदर बचेगा सर 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, नाउ यू कैन सी, और के की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए बी ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा बी माइनस ए, यू कैन चेक इट आउट। ओके, आप ध्यान से देख सकते हो, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस, आप ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, ये एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर है आपके पास, स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके पास दोनों सरफेस है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, आउटर वाले को अर्थिंग करनी है जरूरी है। कैसे करनी है, एक सिंपल मेथड ही होता है, दूसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन करके भी आप इसको निकाल सकते थे, ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर वाले मेथड से भी कर सकते थे, बट करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इजी है आपके लिए, ठीक है, ये अप्रोच। तो ये हो गया देखो, है ना, इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए इज द रेडियस ऑफ इनर वाला जो है स्फीयर, बी इज द रेडियस और जो आउटर वाला सेल है आपके पास, ठीक है, समझ गए, उनकी है। अब देखो यही इमेजिन करो, आप यही इमेजिन करो, अगर आउटर वाले सरफेस को मैं कहीं इन्फिनिटी पे लेके जाता, इन्फिनिटी पे लेके जाता आउटर वाले को, समझिए, अभी तो बताया था मैंने, तो इसकी जो रेडियस हो जाती बी, तो बी यानी आउटर वाला सरफेस यहां से अगर इन्फिनिटी पे लेता तो बी इनफाइनाइट हो जाती, तो यहीं से निकाल सकते हैं देखो, तो C इक्वल टू होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और नीचे से आप बी को ले लो, आप ए को कॉमन ले लो आप, तो अंदर बचेगा बी बाई ए, ठीक है, नो बी को कॉमन लेते हैं, बी को, बी क्योंकि हमें बी कैंसिल करना है तो बी कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यहां बचेगा 1 माइनस ए बाई बी, ठीक है, तो ये बी से बी कैंसिल, तो आप क्लियर देख सकते हो अगर बी इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपके पास आंसर बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, यानी ये कैपेसिटेंस वही वाली बन गई जो अभी सिखाई थी मैंने सिंगल स्फीयर की वजह से, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए जो उसकी रेडियस है, वहां पे आर मानी थी, यहां ए मान ली, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो इसी से आप उसको बना सकते हो, क्योंकि आपने वो सरफेस इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लिया था। तो भाई याद रखना है यार, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, इन पे जो क्वेश्चंस आने के चांस है तो फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा फॉर्मूला बेस्ड, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस बेसिक से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बॉस, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और ज्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं है, उसका रिलेशन ही याद रखना होता है, ठीक है, उसको डिराइव करना, उसको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी नहीं बनता है, उसको आप याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते हैं तो डायरेक्ट ही रिजल्ट पूछ ले जाते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से, ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, मैं बना रहा था, मैंने सोचा समझाते समझाते बनाता हूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमने बनाना है, ठीक है जी, एक सिलेंडर है हमारे पास, तो एक अंदर वाला छोटे वाला जिसकी रेडियस कुछ मान लो आप ए बी मान लो, R1 2 मान लो, ये ए है, और ये जो बड़े वाला है इसकी मान लेते हैं जो आउटर वाला है बी, ठीक है, तो आपने मान लिया, तो ये जो बड़े वाला है ना, अंदर वाले पे दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, ओके सर, और बाहर वाले पे इंड्यूस हो जाएगा इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले पे चार्ज ना है उसको, आप उसको पोटेंशियल करना पड़ेगा आपको जीरो, ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे सर, नो प्रॉब्लम, देखो अब इससे जो फील्ड निकलेगा वो इसी रीजन में होगा, बाउंड हो गया कि नहीं, इसी रीजन में होगा, वैसे ही इधर भी होगा,
वैसे ही इधर भी होगा, इसी रीजन में होगा, इतने से में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमें एक तरीके का ये कैपेसिटर बन गया, प्लस माइनस सरफेस है, इनर वाले की रेडियस ए है, आउटर वाले की बी है, और मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं डेफिनेट एल। तो बोलता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में, V1 V2 के बीच में, तो फिर से हम C यूज करेंगे Q बाई V। तो इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। वैसे तो हमें इसको इंटीग्रेशन के थ्रू ही कैलकुलेट करना पड़ता है, पर मैं रिजल्ट बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसका। तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ओवर ln ऑफ B ओवर A। ध्यान रखना दोस्तों, ये ही याद रखनी है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ लेंथ L। इनर वाले की रेडियस A है, आउटर वाले की रेडियस B है, एंड ये आपका रिलेशन बन गया है सिंपल। ये आपने याद रखना है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी तो क्या आएगा इस पर, बट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये ए है यार, ये क्या मैंने लपेटे से लेके बना दिया, ठीक है, तो ये ए है। तो यार कुछ चीजें होती हैं जो आपको एज ए रिजल्ट याद रखनी है, जो नोट्स में आपने अपनी शुमार कर लेनी है एज ए रिजल्ट। तो इतनी सी थी प्यारी सी छोटी सी कहानी, बस इतना ही याद रखना है जस्ट फॉर योर रिविजन कि ये कुछ रिजल्ट है, इसलिए मैं लास्ट में कवर कर रहा हूं इनको, जिससे शुरू में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाए। लेकिन अब जो मैं टॉपिक यहाँ पे आप डिस्कस करने वाला हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, 99.9% यू कैन से फॉर जेईई मेंस एग्जाम, नॉट फॉर नीट एंट्रेंस एग्जाम। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ लेना, ठीक है, क्या पता आ जाए। वैसे अभी तक नहीं आया उस कंसेप्ट पे बेस नीट में क्वेश्चन। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड चेक कर लेते हैं कौन सा है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन नीट वालों आप सब भी देखेंगे इसको, क्या पता बॉस कुछ ऐसा हो जाए कि 1%, 2%, 10% चांस ऐसे हो जाए कि नीट एंट्रेंस में इसको टिपिकल रीजन में डाल दिया जाए। हो सकता है रिजल्ट पूछ ले जाए, हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, बस 3 ही कैटेगरी में, यहाँ वैसे तो बहुत सारी होते हैं, 3 ही कैटेगरी डिस्कस करूंगा जहां से आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, और मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, अप्लाई आपने करना है, ठीक है, कम ऑन। तो सबसे पहला केस क्या रहेगा, देखो पहले पढ़ लो इसको, क्या है ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरिएबल। मतलब इस केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, दो प्लेट के बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते थे, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो वेरी नहीं करता था, वो कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसकी 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी आप लेते थे, कांस्टेंट था। वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं हो रहा था कि जब आप फिल करना स्टार्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, नहीं, वेरिएबल नहीं था। अब ये वेरिएबल होगा एज ए फंक्शन ऑफ x मान लो या y मान लो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप फिल करोगे वैसे वैसे चेंज होगा। बस जब भी k की कुछ इक्वेशन गिवन होगी आपको, है ना, k कुछ ऐसे गिवन हो कि भाई ये k दे रखा है a प्लस ax प्लस बी, ऐसे कुछ दे दिया, ax प्लस बी दे दिया, या ये x एक्सिस के लॉन्ग आप फिल कर रहे हो, या फिर आपने दे दिया कि ay प्लस बी दे दिया, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं, या ax स्क्वायर प्लस बी दे दिया। तो ये x के टर्म्स में, x इज ए वेरिएबल वैल्यू, डिस्टेंस, x की वैल्यू चेंज करो k चेंज होता जाएगा, तो कांस्टेंट तो नहीं है। तो इससे देखिए आप पहचान कर लोगे, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल केस है। तो इसमें दो कैटेगरी बनेंगी जो इंपॉर्टेंट है, देखना भाई। पहला केस व्हेन फिलिंग, किसकी फिलिंग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, इज अलोंग लेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, जो प्लेट्स होंगी उनकी लेंथ के अलोंग अगर फिलिंग की, कैसे, सपोज करो ये पहली प्लेट है और ये दूसरी, मैं कंसेप्ट पे ही फोकस करूंगा केवल, ठीक है। देखो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, ठीक है, ये इसका टर्मिनल एक मान लो ये, और इसका टर्मिनल, तो एक कैपेसिटर बना दिया हमने यहाँ, ठीक है, एक कैपेसिटर। अभी एयर है इसमें, अभी क्या है, एयर है। अब वो बोल रहा है कि इसमें मटेरियल फिल कर दो डाइलेक्ट्रिक, वो भी वैसा जो चेंज हो रहा होगा जब फिलिंग करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस के। तो पता है कैसे बोल रहा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट की लेंथ ऐसे इस डायरेक्शन में। तो प्लेट की लेंथ मान लो कुछ L, हर एक प्लेट की लेंथ L है, दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और ईच प्लेट का जो एरिया है वो आपकी मर्जी है, आपने क्या मानना है कि जो प्लेट है वो कुछ इस तरीके से है, और ये कुछ इसकी विड्थ मान सकते हो, ये लेंथ मान सकते हो। अगर वो स्क्वायर प्लेट नहीं है तो इसका जो एरिया हो जाएगा ओरिजिनली वो B इंटू L होगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके की प्लेट है, 2D में आपको बस ऐसे दिखाई देगी, ऐसे है, ऐसे आप समझ जाएंगे ना, लेंथ इंटू विड्थ इसकी, ठीक है। तो ये मान लेंगे आप, ओके कूल सर। तो जो फिलिंग में कर रहा हूं ना वो ऐसे करूंगा, ऐसे इधर से चलूंगा इधर को, लेंथ के ना कि ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिलिंग में करूंगा, समझ गए आप, ये मटेरियल है और इस तरीके से फिल कर रहा हूं, देखो
लेंथ के लॉन्ग जा रहा हूं इधर को, समझ गए आप, इधर इधर ऐसे ये फिलिंग कर रहा हूं मैं ऐसे, ओके। तो फिलिंग जो जा रही है वो इधर को जा रही है, और मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन आपकी वाई एक्सिस वाली है, तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाई और ये एक्स, तो फिलिंग ऐसे हो रही है, ठीक है जी। तो समझ गए होंगे आप क्या है इसकी कहानी, ओके क्लियर। तो अब क्या करेंगे सर, तो फिलिंग हो रही है इसके अलोंग, तो वेरिएबल भी इसी के अलोंग होगा, यानी यहां जो के गिवन होगा वो पक्का ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, या स्क्वायर दे दे कुछ भी दे दे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अलोंग अगर प्लेट ऐसे रखी है, अगर ऐसे होती तो फिर आप ऊपर को जाते वाई एक्सिस के, वो आप समझ जाएंगे खुद भी, ठीक है। तो सर करेंगे क्या, देखो भाई, जब आप फिलिंग करोगे मतलब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लिया आपने यहां डाल दी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये स्लैब है, बहुत सारी स्लैब नहीं बन जाएंगी, देखो छोटी छोटी स्लैब मिलके ये एक प्लेट मिल जाएगी, ये एक प्लेट बन जाएगी, तो यहां से जो भी चार्ज आएगा आप समझना, तो वो सब में अलग अलग डिवाइड होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग। तो अगर फिलिंग आप लेंथ के लॉन्ग करो, बस इतना याद रखो, अगर फिलिंग आप लेंथ के लॉन्ग कर रहे हो तो यहां सारी जितनी भी कैपेसिटर इसके अंदर बनेंगे, जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे, ऑल दे आर इन पैरेलल, वो सब पैरेलल में बनेंगे, आपको दिख भी रहा है ना। ऐसे समझो ना, देखो यहां से जो चार्ज आएगा वो इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। अगर बहुत सारी कैपेसिटर बना दूं मैं उनका यूज करके, क्योंकि के तो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये बी है, ए बी सम कांस्टेंट मान लेना, ठीक है, और के डिपेंड कर रहा है एक्स पे, समझ गया आप। तो ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बस इतना याद रखना, पैरेलल होता है। तो हम इस केस में करेंगे क्या, माना कि ये जो एंड है, ये एंड से कहीं पे मैं एक छोटी सी स्मॉल कैपेसिटर स्मॉल एरिया की एज्यूम करता हूं, सपोज करो इसकी जो थिकनेस है ना, ये मैं मान लेता हूं कितनी dx, और कितनी डिस्टेंस अवे है ये x डिस्टेंस अवे, तो हमें इसका निकाल लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस। अगर मैं छोटी सी एलिमेंटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालूंगा, इसका एलिमेंटल ऐसे मान लो आप, तो मैं लिखूंगा dc इज इक्वल टू, देखो चूंकि k है तो k लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया जब फिलिंग की जाती है तो k टाइम्स हो जाती है ओरिजिनल से, एप्सिलॉन नॉट a लिखते थे ना ओवर d, है ना। देखो इसके और इसके बीच यहां पे जो बनेगी, ये यहां पे और यहां पे जो बनेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है, यहां पे जो कटिंग होगी और यहां पे जो कटिंग होगी छोटी सी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो एरिया होगा इसका, छोटी सी एलिमेंटल का जो एरिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल एरिया लेना है। बस आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आपने केवल एरिया पे फोकस करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा तो आप एरिया पे फोकस करेंगे। तो इस केस में जब फिलिंग की जाएगी अलोंग द लेंथ, तो एरिया आपने निकाल लेना है, दैट इज एरिया। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप जब यहां से इस तरीके से आप कट कर रहे होंगे, तो dx लेना इंटू बी लेना, ठीक है, ये आपका एरिया होगा, और इसको यहां पे पुट करने के बाद आप सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो यहां पे पुट करने के बाद आप अपना सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आपने एक ही चीज याद रखनी कि सर यहां पे जो डीसी है वो रहेगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू dx इंटू बी और ओवर डी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, के वेरिएबल है। जब टोटल कैपेसिटेंस पूरे कैपेसिटर की आप निकालोगे तो इंटीग्रेट करना है आपने, और चूंकि फिलिंग करिए आपने यहां से लेफ्ट टू राइट अलोंग द लेंथ, तो जब यहां से इधर को जाओगे तो जीरो से लेके कहां तक फिलिंग हुई है, एल तक, तो लिमिट बनेगी 0 से एल, और के की वैल्यू जो भी गिवन होगी, जैसे यहां पे कैपेसिटेंस आ जाएगी नेट सी, चूंकि सारी पैरेलल है, पैरेलल में सारी कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, दैट्स व्हाई मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, इसलिए नेट कैपेसिटेंस आएगी यहां पे, और इंटीग्रेशन 0 से एल जाएगा। के की वैल्यू सपोज दे रखी है ax प्लस बी, है ना, और यहां लिखेंगे आप dx इंटू बी ओवर यहां पे आ जाएगा d, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से बस इंटीग्रेट कर देना, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तरीका ये है, मतलब इस केस में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो इस पे फोकस करना है आपने, इस पॉइंट पे, ठीक है, कि जब भी निकालेंगे तो स्मॉल एलिमेंटल कैपेसिटर का निकाल लेना है, के एप्सिलॉन नॉट डीए ओवर डी, और यहां पे जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए क्या है, dx जो एलिमेंट की थिकनेस आपने मानी है, ठीक है ना, जो भी लेंथ मानी है, और इंटू उसकी बी जो इंटरनल होगी ना, ऐसे थिकनेस ये मानी है आपने, ऐसे होगी, ऐसे देखो ये वाली विड्थ जो मैंने मानी थी, ये वाली बी, ठीक है, समझ गए, ये वाली बी है कि नहीं। तो कंप्लीट इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला केस तो ये हुआ, अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके आ जाओ यार, मैथ वाले हो इतना तो आप आगे कर ही लेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है सर, इफ फिलिंग जो की जा रही है, फिलिंग इज परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, अगर वो फिलिंग परपेंडिकुलर टू प्लेट की जाएगी, देखो ये है 1 प्लेट 2 प्लेट, ठीक है सर, ये पॉइंट ए आई मीन टर्मिनल मान लेते हैं, फिलिंग अलोंग द लेंथ नहीं करेंगे हम, लेंथ तो ये रही, देखो लेंथ तो ये रही, फिलिंग अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मतलब नीचे को परपेंडिकुलर टू द प्लेट, अब ऐसे फिलिंग हो रही है, देखो
ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे को जा रहे हैं कि नहीं, दूसरी प्लेट की साइड में नीचे को जा रहे हैं हम, ठीक है, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो जो वेरिएबल गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी वेरिएबल गिवन होगा, अगर ये सिचुएशन बन रही है तो आपको पता होना चाहिए चांदी मेरे, दोनों केस पता होने चाहिए। फिलिंग अप हो रही है ऊपर से ऐसे नीचे को, यानी इस प्लेट की लेंथ के परपेंडिकुलर हो रही है, आप देख सकते हो ये प्लेट है उसकी परपेंडिकुलर हो, के इस तरीके से गिवन होगा, वाई एक्सिस पे जा रहा है ना वेरिएबल, कुछ ऐसे गिवन होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, बस अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा इस बार, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो सर कैसे करेंगे अरेंजमेंट चेंज, कैसे करेंगे, तो वही समझना है बस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसमें से बीच में से कोई भी एक प्लेट आप इमेजिन कर लेंगे, तो यहां से y डिस्टेंस अवे और ये डिस्टेंस होगी आपकी dy मान लेना, इस छोटे से एलिमेंट की, ये वाली इसको मान लेना dy, और ऊपर वाली प्लेट से लेट्स सी y डिस्टेंस नीचे है ना, ऐसे मान लेना। तो आपको पता है लेंथ तो पूरी है इस बार, विड्थ भी पूरी होगी, जो डिस्टेंस वेरी कर रही है, एरिया एज इट इज रहेगा, डिस्टेंस वेरी कर रही है केवल, है ना, एरिया एज इट इज रहेगा। और देखो अगर आपने यहां पे मानी है ये स्ट्रिप, तो आप यहां पे भी मान सकते थे, तो यहां से जो चार्ज आएगा इन सब में सेम ही नहीं जाएगा, देखो चार्ज सेम, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज होता है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और चूंकि ये सीरीज है, और सीरीज में इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते थे, याद करो, 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। तो चूंकि यहां पे हम इस छोटे से एलिमेंटल की निकालेंगे, तो मैं लिखूंगा 1/DC इक्विवेलेंट, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा मेरे को, आप समझ रहे हो, ये लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहां से आप निकालेंगे इस तरीके से। अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल आपने यूज करनी है, मतलब यहाँ पे एरिया एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा था तो एरिया यहाँ पे लेना था, क्योंकि ये पैरेलल है और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे रिवर्स करके आपने इंटीग्रेट करना होगा। कैसे करना होगा बताता हूं। तो अब जब आप इसको निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, इस प्लेट से नीचे को जा रहे हो तो यहां से स्टार्ट करोगे, नीचे की तरफ जाओगे, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो 0 से d तक, 0 से d तक 1/DCE इक्विवेलेंट, है ना। और DCE की वैल्यू पुट कर देना, काम बन जाएगा बॉस। DCE की वैल्यू पुट कर देना, काम बन जाएगा। और DCE कितनी होगी सर, अगर आप DCE इक्विवेलेंट निकालेंगे तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/dy, बस डिस्टेंस dy होगी यहां से यहां तक, A एज इट इज रहेगा, एरिया जो भी होगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप पुट करो, देखो तो यहां से जब आप निकालोगे C इक्विवेलेंट, तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से d, उनके बीच की डिस्टेंस वाली लिमिट ले लेना, और यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो dy ऊपर जाएगा, तो dy और नीचे आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, और K की जो भी वैल्यू गिवन होगी ये पुट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, पुट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। टिपिकल तो है थोड़ा सा, बट इसलिए आईआईटी और जेईई मेंस में ही पूछा जाता है, नीट में बहुत ही रेयर पूछा जाएगा, मैं मना कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आपकी मर्जी है। फिर भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, पूरा सॉल्व मैंने नहीं कराया, मैंने कंसेप्ट बता दिया कि इस वाले केस में कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखेंगे ये वाली लाइन, याद कैसे रखेंगे ये वाली लाइन, फॉर्मूला ही भी अगर आप याद करके जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तब भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट केस बॉस। इस पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशन वाली सिचुएशन में ही लास्ट केस मैं बता रहा हूं, उस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और आपने इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, क्योंकि वो कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेगा, एज इट इज कुछ ना कुछ करके पूछ सकता है, K1 K2 की वैल्यू दे देगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, K अगर वैरी नहीं कर रहा है, मान लिया K को उसने कांस्टेंट ही रखा, बट उसने बोला कि ट्रायंगुलर रुको ट्रायंगुलर फॉर्म, है ना, प्लेट लिख दिया मैंने, ट्रायंगुलर फॉर्म में फिलिंग की गई है ना, K की जो फिलिंग किया है ट्रायंगुलर फॉर्म, कैसे सर, देखो ये दो प्लेट है, प्लेट 1 एंड दिस इज द प्लेट 2, उनके बीच में इस तरीके की फिलिंग किया कि D वेरी करेगी यहाँ पे इस समय, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखो फिलिंग करने के साथ साथ देखो इतने से ट्रायंगुलर शेप के अकॉर्डिंग, यानी 20 से आपने इसको इस तरीके से डिवाइड किया और इस तरीके से फिल कर रहे हो। जैसे जैसे यहाँ जाओगे, यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस D है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिस्टेंस कम हो रही है, वेरी कर रही है, देखो वैसे नीचे वाले रीजन में भी डिस्टेंस देखो कम हो रही है। तो उसने बोला ये जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है K1 है और ये K2 है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं वेरी कर रहा है, बट फिलिंग वेरी कर रही है, मतलब D वेरी कर रहा है। तो इस केस में जब C इक्विवेलेंट आप निकालोगे, भाई लेंथी सा इसका सॉल्यूशन है, डेरिवेशन है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। तो जब भी ऐसा केस आए जो ट्रायंगुलर शेप में आपको फिलिंग हो और दोनों साइड में K फिल किए हो, एक में भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों में ही होगा, एक में भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, दोनों में है यहाँ पे, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट पूछा जाता है, नो प्रॉब्लम। एप्सिलॉन नॉट A/D कब, जब इनके बीच में कोई मटेरियल फिल नहीं था, तो आपको पता है इनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो एप्सिलॉन नॉट A/D ही होगी, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल। तो लेकिन जब K1 K2 फिल कर दिया, तो K1 K2 ओवर K2 माइनस K1 इंटू ln ऑफ K2 बाई K1, ठीक है, ln मतलब नेचुरल लॉग है। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है और आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आया था अभी मेंस के एग्जाम में, उसने बोला कि केवल
नीचे वाले में फिल किया गया के और यहां कोई फिलिंग नहीं की गई है, तो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा? डिस्टेंस ये है दोनों प्लस के डी, एरिया आप ए मान लेंगे। एरिया जो होगी, जो प्लेट है वो किसी भी शेप में गिवन हो सकती है, स्क्वायर प्लेट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसने स्क्वायर प्लेट मान के चला था, ठीक है। तो नीचे वाले में तो के है, अब देखो नीचे वाले में आपने K2 माना था तो उसको K2 मान लो, और इसमें K नहीं है तो एयर मान लो, तो K1 हो गया यहाँ पे 1, तो डायरेक्ट यही पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K1 माना है आपने 1, K2 माना है K, ओके, K माइनस 1 इंटू ln ऑफ K2 K माना है और K1 1 माना है, तो आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी K ओवर K माइनस 1 इंटू ln ऑफ K, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप रिजल्ट याद रखेंगे तो ये मेंस में ऑलरेडी आ भी चुका है, ठीक है, आ भी चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट से कंसेप्ट थे दोस्तों इस वीडियो में, इस लेक्चर में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपको लगे कि यहां से मेरे ये मतलब की चीज है वो ही आप पढ़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, फ्रैंकली बता दी है, कौन सी आपके लिए यूजेबल है, कौन सी नहीं है, ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। नीट के बच्चों के लिए इसमें से क्या सीखना है और जेई वाले बच्चों के लिए इसलिए क्या सीखना है, वो सब कुछ इसमें मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एंजॉय करना, प्रैक्टिस करना और इनके नोट जरूर बना लेना, ठीक है। एटलीस्ट फॉर्मूला लिस्ट इससे जरूर बना लेना, क्योंकि वो काम आ सकते हैं और डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।